Good evening, everyone. लास्ट क्लास में हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस डिस्कस किया था, जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स आर जनरल फॉर्म लास्ट करवाया था, क्वेश्चंस करवाने वाले थे। करेक्ट। 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डिटर्मिनेंट, नॉर्मल एंड जनरल। पहले बताओ, लास्ट वाले लेक्चर में कोई डाउट किसी को? सर होमवर्क का डाउट्स का कब लेंगे आप? होमवर्क में बता दूंगा। ठीक है। अभी इस वीक में तो मेरे अपन ऐसा कर लेंगे, जैसे अपनी संडे को डबल क्लास है, तो संडे को अपन 4 घंटे। हाँ, तो पहले अपन थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, लास्ट के 1 आवर में या 1.5 आवर में। ठीक है, सभी ठीक लोग है सर। बिफोर संडे अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, हम संडे को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन: a straight line passes through point 1, 2 such that its intercept बाइनोमियल थ्योरम के डाउट्स भी हम तभी डिस्कस कर लेंगे। its intercept between the axis is bisected at this point. इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। अब इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है और लाइन लेट से कुछ इस तरह से है, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन बिटवीन द एक्सिस। अभी क्वेश्चन ने एक्स या वाई इंटरसेप्ट की बात नहीं की है, क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो बीच में इंटरसेप्ट है उसके लिए बोला है, एंड दिस इंटरसेप्ट इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट जो मिड पॉइंट है, दिस इज 1, 2, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 सर। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, करेक्ट है। और मेथड में क्या कि हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, सिंस पॉइंट ए इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो a, 0 अज्यूम कर लिया, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को 0, b ले लिया। सिंस a एंड b का मिड पॉइंट m है, दैट मींस a प्लस 0/2, 0 प्लस b/2 इज इक्वल टू 1, 2। सॉल्व किया तो a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 4 आ गया। तो लाइन का इक्वेशन x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई किया तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 4। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अब ये चीज हम, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, तो हम अब आगे से एग्जाम में टाइम बचाने के पर्पज से ये भी अब ध्यान रखेंगे कि अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है, तो सॉल्व करने के बाद एक्स एक्सिस वाला पॉइंट जो है वो 2α, 0 आता है, एंड डायरेक्टली वाई एक्सिस वाला पॉइंट 0, 2 बीटा आता है।
ठीक है, ये वाला जो हमने कैलकुलेशन किया है, जो अपन ने यहाँ पे काइंड ऑफ 15 सेकेंड्स मान लो लगाए होंगे, इन 15 सेकेंड्स को भी अपन बचा सकते हैं एग्जाम में। और हमने बोला कि इफ मिड पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा, देन पॉइंट ए इज डबल ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा 0 एंड पॉइंट बी इज 0 कॉमा डबल ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई डाउट किसी को पूछना है, आगे बढ़े? नहीं सर। सर वो तभी पॉसिबल है ना जब मतलब 1:1 के रेशियो में स्प्लिट होए, 1:1, जब हाँ बिल्कुल, हमने मिड पॉइंट वर्ड यूज किया है, तो दैट इज 1:1 रेशियो। क्वेश्चन, सर वो 8 है ना? हाँ, और ये वर्टेक्स सी है, ए एंड सी वर्टिसेस आर गिवन। सर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है क्या? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अभी देखते हैं, लास्ट वाली जो स्लाइड है, एक बार लो लास्ट वाली स्लाइड पे नोट कर लो जो भी है। और जो ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 बोला है आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन बताना क्या किया। सर वो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर से किया है। ठीक है, करेक्ट मेथड है। तो इन दिस केस जो ए एंड सी का मिड पॉइंट होगा वो हो जाएगा कितना, 5 + 1 6/2 3 एंड 8 + 4 12/2 6, तो मिड पॉइंट 6 आ जाएगा। और ये पॉइंट बी डी लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, और बी डी लाइन का क्वेश्चन है, स्लोप भी पता रखा है, तो हमें स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y - y1 = m times x - x1। एनी डाउट? A line through 3, -2.
makes an angle 60 degree with line root 3x plus y equal to 5 such that the line intersects x-axis. Sir, एक सेकंड previously is right. एक बार एक क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं प्रीवियस पेश करता हूँ। हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इंफॉर्मेशन में ये लाइन 3, -2 से पास कर रही है और सेकंड लाइन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये भी बता रखा है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है दैट लाइन इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। सर ये आप होमवर्क डिस्कस करवा रहे हो क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना मैं। हमने जो लास्ट क्लास में जो डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस किए थे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे कि जो क्वेश्चन ने जिस लाइन की इक्वेशन गिवन है उसका स्लोप लिखेंगे, उस स्लोप से गिवन लाइन का इंक्लिनेशन आ जाएगा और फिर यहां से जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका इंक्लिनेशन आ जाएगा। तो गिवन लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ दिस लाइन √3. -√3. Therefore inclination is -60 degree. Excuse me sir. सर वो mx प्लस, अच्छा हाँ सर, अभी तक जो सॉल्यूशन में लिखा है कि इंक्लिनेशन ऑफ गिवन लाइन इज -60 डिग्री, यहां तक की बात क्लियर है सभी को? तो जो रिक्वायर्ड लाइन है थीटा न्यू, क्वेश्चन ने बोला है कि गिवन लाइन से वो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। तो गिवन लाइन का इंक्लिनेशन -60 डिग्री है, तो रिक्वायर्ड लाइन का इंक्लिनेशन हम +-60 डिग्री इंक्लूड कर लेंगे। मतलब कि अगर इस तरह से मान लो कोई सिस्टम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये कोई गिवन लाइन है, तो इस लाइन से कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा सबटेंड करने वाली लाइन यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है। तो इस लाइन के इंक्लिनेशन में हम थीटा को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी करेंगे, बिकॉज इस इंफॉर्मेशन से 2 लाइंस आर पॉसिबल। तो थीटा न्यू इज इक्वल टू -60, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ गिवन लाइन, एंड +-60 ये वो थीटा है जिससे लाइन को रोटेट करना है। तो यहां से हमारे पास थीटा के 2 आंसर्स आ रहे हैं कि थीटा न्यू के 2 आंसर्स आ रहे हैं, 0 एंड -120 डिग्री। अब क्वेश्चन ने जो स्टेटमेंट में बोला है वो बोला है कि दिस लाइन ऑल्सो इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। ये जो लिखा है, तो इसका यूज कैसे करेंगे? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो उस लाइन का इंक्लिनेशन 0 नहीं हो सकता, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन 3, -2 से पास करनी है और हमने अगर थीटा को 0 यूज कर लिया तो डायग्राम के अकॉर्डिंग 3, -2 लाइन ऐसे, मतलब माइनस ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा
और अगर एंगल को हम 0 यूज कर रहे हैं तो लाइन फिर ये वाली बन जाएगी, और ये लाइन तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो ये वाला केस रिजेक्ट करना है, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 रिजेक्ट करना है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री एक्सेप्ट करना है। तो स्लोप की वैल्यू tan ऑफ माइनस 120 डिग्री से √3 आ गई, और पॉइंट क्वेश्चन ने 3, -2 बता रखा है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सर ये वाला आप एक और बार समझा सकते हो? क्वेश्चन है इसमें बोला था कि जो थीटा गिवन है वो है -60 डिग्री, और जो जिस थीटा से हमें रोटेट करना है लाइन को वो भी क्वेश्चन ने 60 डिग्री बोल रखा है। तो मैं इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसको एंगल ए और इसको बी ले लेता हूँ। तो थीटा न्यू, अगर गिवन लाइन का इंक्लिनेशन एंगल ए है और सर हमें थीटा गिवन वो जो लाइन हमें बताई गई है उसकी है, एंड जो रोटेट हाँ कर रहे हैं वो 3, -2 के पास जो इंटरसेक्ट कर रही हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन का सिचुएशन ये है कि एक एक्स वाई प्लेन में एक फिक्स लाइन हमें बता रखी है क्वेश्चन ने, ठीक है, और अभी हमने माना है कि उस फिक्स लाइन का जो इंक्लिनेशन है ये एंगल ए है। अब क्वेश्चन ने आगे बोला है कि हमें एक कोई दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट 3, -2 से पास कर रही है एंड गिवन लाइन से बी एंगल सबटेंड कर रही है। तो मान लो वो सेकंड जो लाइन है, सिंस बी एंगल बोला है तो लाइन तो यहाँ क्वेश्चन ने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोला नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि वो लाइन बी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना ले, यानी यस कि सर। ये वाली लाइन हो सकती है, या फिर क्लॉकवाइज में बनाएगी तो ये वाली लाइन हो सकती है। तो हमने कहा कि जो ये रेड में मैंने लाइंस बनाई है इनका इंक्लिनेशन a ± b हो जाएगा। तो ये चीज जो यहाँ पे लिखी थी वो ये है। तो थीटा न्यू इज इक्वल टू a ± b, सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। इसको सॉल्व करके थीटा के दो आंसर्स आए, 0 डिग्री एंड -120 डिग्री। क्वेश्चन ने बोला है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है दैट लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, तो यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं हो सकती, तो एंगल 0 यूज नहीं कर सकते, तो 0 वाला एंगल रिजेक्ट कर दिया। -120 एक्सेप्ट करने के बाद स्लोप आ गया, पॉइंट पता था, लाइन की इक्वेशन आ गई। एनी अदर डाउट? नो। ये वाला जो क्वेश्चन है अब मुझे ईयर ध्यान नहीं है, ये जेई ने पूछा हुआ है कभी एडवांस ने। सो एक सेकंड ले बस। सर इसका एंगल प्रीवियस 120 भी तो हो सकता है, जो नॉर्मल जो पहले √3 + y = 5 का। हाँ थीटा बिल्कुल ले सकते हैं, 120। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने थीटा गिवन को 120 डिग्री यूज किया तो थीटा न्यू नाउ विल बी इक्वल टू 120 ± 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आ रहा है 180 डिग्री और 60 डिग्री, तो 180 डिग्री रिजेक्ट और 60 डिग्री एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ से भी स्लोप का जो आंसर है सेम आ जाएगा। फिर यस आपने सर। -60 डिग्री इसलिए लिया है क्योंकि मतलब पाई से ±60 डिग्री ऐसा? वो मैटर नहीं करता, हम मतलब जैसे ये बोला जाए कि ये कोई लाइन है इस तरह से, यस सर। तो ये यहाँ से एंगल मेजर करेंगे तो ये प्लस का 120 डिग्री हो जाएगा नीचे और से यहाँ करें तो -60। -60 डिग्री हो जाएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक सेकंड ले प्रीवियस पेज। पेज नंबर 2 और 1। ये वाला सर। यस सर, कंटिन्यू। इन ट्राइंगल ABC AB line is 2x plus 3y equal to 29. AC line is x plus 2y equal to 16.
midpoint of BC is 5,6. सर आप सॉल्व करके दे रहे हैं क्या? नहीं, तुम्हें सॉल्व करना है। अच्छा बताना, किसी को मेथड समझ आया क्या? सर ई निकाल लेंगे सर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से। हाँ सर। ठीक है, फिर सर हाइट ड्रॉ करेंगे एम तक। नहीं, एम हाइट नहीं होगा। ट्रायंगल तो ऐसे भी हो सकता है कि एम वाला पॉइंट तो यहाँ पे कहीं हो जाए और हाइट तो ये हो जाएगा। सर बी और सी के हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगे सर, क्योंकि मिड पॉइंट दिया है। मतलब बी और सी के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करोगे पहले, राइट? यस सर। तो पॉइंट ए का तो कोई यूज ही नहीं है लाइन बीसी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। पॉइंट ए की तो कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। देखो, ऑलवेज क्वेश्चन जो भी बोल रहा है, हमें ऑलवेज बेसिक से जाना है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। लाइन की इक्वेशन के लिए अपन को लाइन पे या तो 2 पॉइंट्स मिल जाए या फिर लाइन पे 1 पॉइंट और स्लोप मिल जाए। अब अगर हम इस इंफॉर्मेशन को देखें और हमें अगर कैसे भी करके पॉइंट बी और सी में से कोई से भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए तो लाइन बीसी की इक्वेशन आ जाएगी, बिकॉज एम पॉइंट तो ऑलरेडी पता ही है लाइन पे। अब बी वाले पॉइंट को हम x1 y1 एज्यूम कर सकते हैं, बट और भी सिंपल कि अगर हमने बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a लिया तो बी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को हम 29 माइनस 2a अपॉन 3 ले सकते हैं। देखना समझ आएगा। यस और ये चीज इंपॉर्टेंट है अगेन, बिकॉज जितना कम वेरिएबल में हम सॉल्व करेंगे। मैं एक बार ऐसा करता हूँ, इसको हटाया मैंने और हमने बोला कि लेट्स से कि पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। तो हमारे पास अब 4 अननोन हो गए। इन 4 अननोन की वैल्यूज फाइंड करने के लिए अपन को 4 इक्वेशंस एंड 4 वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन लेंथी होगी। तो बजाय हम 4 वेरिएबल्स को रखने के, हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट बी सिंस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए बी लाइन पे लाई कर रहा है एंड ए बी लाइन इज 2x + 3y इज इक्वल टू 29। तो हमने x कोऑर्डिनेट को a ले लिया, तो लाइन की हेल्प से y की वैल्यू 29 माइनस 2a अपॉन 3 आ रही है। यस सर। तो पॉइंट बी को हमने a, 29 माइनस 2a अपॉन 3। पॉइंट सी का अगर x कोऑर्डिनेट हमने b लिया तो y कोऑर्डिनेट बताओ। सर 16 16 माइनस by 2. b by 2। अपने पास ओनली 2 अननोन है, a और b, और 2 इक्वेशंस बनानी होंगी और वो इक्वेशंस मिड पॉइंट की हेल्प से इजीली बन जाएगी कि m कोऑर्डिनेट इज a प्लस b अपॉन 2, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, और 29 माइनस 2a बाई 3 प्लस 16 माइनस b बाई 2 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 5,6। सर कैसे? b और c का मिड पॉइंट लिखा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यस टू इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स a एंड b, तो a और b की वैल्यू फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। सर, लेकिन हम लोग डिस्टेंस तो a प्लस b से नहीं लिख सकते ना, वो तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना। मतलब तुम एक जनरल पूछ रहे हो या फिर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस इस क्वेश्चन में नहीं करना है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस का यूज कहाँ आएगा? यस
हम वैसे तो अगर मतलब हमने ये बोला गया कि m इज मिड पॉइंट, तो bm इज इक्वल टू cm ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशन बेकार ही होगी और उस कोई मतलब नहीं है। मिड पॉइंट के लिए अपन डायरेक्टली x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 यूज कर लेंगे। तो इन दिस केस कैलकुलेशन में करनी पड़ेगी। b सर के हम लोग मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया से दोनों ABM एंड ACM का एरिया इक्वेट करके BNC निकाल सकते हैं क्या? abm और acm का एरिया लिखने के लिए हमें पहला पॉइंट तो पॉइंट ए की कैलकुलेशन करनी होगी। पॉइंट ए चलो आ जाएगा, फिर भी हमें बी और सी पॉइंट को कुछ एज्यूम करना होगा। हाँ यस सर। तो सॉल्व होके आंसर तो आएगा, लेकिन कैलकुलेशन इस मेथड के रिलेटिव लेंथी हो जाएगी। ओके सर। सर एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि m की कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे मिली, a प्लस बी बाई 2 और ये? m कितना हो जाएगा? m इज मिड पॉइंट। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो m इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेकिन सर x1 और x2 तो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो डिस्टेंस थोड़ी है। कभी अगर डिस्टेंस होता तब ना हम लोग उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? ये 1:1 का रेशियो हो गया ना। हाँ सर समझ गया। अरे पर हाँ दिया तो है मिड हाँ पॉइंट है। हाँ हाँ, यस सर समझ गया। सर ए का वैल्यू क्या है? तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा, तुम ही बताओ, मेरे पास तो डायरेक्टली आंसर लिखा सर है मुझे इसमें। 4/5 आ रहा है। a 4/5। किसी और ने सॉल्व किया क्या? मतलब मेरे पास आंसर है, कहाँ गया क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। यस मेरे सेम पास आया सर, x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की वैल्यूज क्या है तुम्हारी? सर ए का वैल्यू 4 है क्या? हाँ सर, मुझे भी 4 है और बी 6 है। ओके। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,7 आ गए। एम पॉइंट हमें ऑलरेडी 5,6 पता है, तो इन दोनों से बी एम लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा देखो, कई बार अपन जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अब देखना कि बी एम लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 समझ आ गई इन नंबर्स के अकॉर्डिंग। हमने स्लोप वगैरह का यूज नहीं किया, हमने बोला बाय ऑब्जर्वेशन कि दोनों ही कोऑर्डिनेट का जो सम आ रहा है पॉइंट बी में भी और पॉइंट सी में भी 11 आ रहा है, तो लाइन की इक्वेशन विल बी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ठीक है, अदरवाइज अपन 2 पॉइंट फॉर्म से तो आंसर फाइंड कर ही लेंगे, बट एक बार देखो। सर चार हम्म, इक्वेशन बना के सॉल्व कर एक बार दिखा दीजिए ना, मतलब 2 इक्वेशन के अलावा 4 इक्वेशन से हो जाता क्या? अगर हमने ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको x1 y1 एंड हाँ x2 y2 लिया होता और ये m पॉइंट है, तो इस मेथड से x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, y1 प्लस यस। y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये लाइन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 29 थी, तो पॉइंट A इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो 2x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 29। ऐसे ही इस लाइन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो x प्लस हाँ x2। तो इस तरह से 4 इक्वेशंस बन जाती। हाँ। तो अभी हमने यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स को कम करने के लिए हमने बोला कि सिंस पॉइंट बी जो है ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 29 पे लाई कर रहा है, तो हमने पॉइंट बी में x कोऑर्डिनेट को a एंड y कोऑर्डिनेट को इन टर्म्स ऑफ a ले लिया। हम ऐसा भी कर सकते थे कि y कोऑर्डिनेट को a एज्यूम कर लें
तो उसमें x कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ ए आ जाएगा। सेम गोज फॉर पॉइंट सी। फिर बी और सी का जो मिड पॉइंट है वो हमें पता है, तो टू इक्वेशंस बना के स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यूज फाइंड कर ली, बी और सी में से कोई सा भी एक पॉइंट फाइंड कर लिया, और लाइन पे दूसरा पॉइंट अपन को पता ही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख ली। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा ये जो हमने अभी किया था ना, जैसे हमने कहा कि 2x + 3y = 29, तो इस पे लाई करने वाला कोई सा भी एक पॉइंट हमने a, 29 - 2a अपॉन 3 लिया था। ये यहाँ पे हम बोल देंगे कि दिस a इज पैरामीटर, और ये अब लाइन का एक पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट हो गया। तो पैरामीटर क्या होता है? जैसे कर्व है y² = 4ax, तो इस कर्व पे हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट AT², 280 एज्यूम कर सकते हैं, वेयर t इज पैरामीटर। कर्व है x² + y² = a²। इस कर्व पे हम कोई भी एक पॉइंट a cos θ, a sin θ एज्यूम कर सकते हैं, वेयर थीटा इज पैरामीटर। अच्छा, अभी मैं पैरामीटर की बात वापस से करूंगा। एक चीज तुम बताना कि इस लाइन पे लाई करने वाला कोई सा भी एक फिक्स्ड पॉइंट बताओ। अभी मान लो रिक्वायरमेंट फिक्स पॉइंट की है 4, 10. 10,3. 4,7, Fixed in the 10,3। sense, फिक्स का मतलब कि वो x एंड y कोऑर्डिनेट उसके कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो देखो 4,7 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, 10,3 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हमने x को 0 ले लिया तो y का वैल्यू 29/3 इस तरह से आ जाएगा। तो अगर फिक्स पॉइंट लेना है तब तो हम वेरिएबल में x और y की कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद हमें करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा अगर x पुट किया है तो। ये तो है फिक्स पॉइंट्स। अगर हमें लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई सा भी एक वेरिएबल पॉइंट लेना है, तो हमने उस पॉइंट को अभी इस वाले फॉर्म में लिया। तो हमने x कोऑर्डिनेट को फिक्स नंबर पुट नहीं किया, कुछ a पुट किया, और अगेन a वेरिएबल है, तो y कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ a आ गया। तो यहाँ पे a जो वेरिएबल है, इसको अपन बोलते हैं कि दिस a इज पैरामीटर, दिस a कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ठीक है, तो ये लाइन, अब क्योंकि अभी अपने लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस नहीं किया है, बट ये एक टाइप में पैरामेट्रिक फॉर्म है लाइन का। जैसे इस कर्व की बात करें y² = 4ax, और हमने इस कर्व पे पैरामेट्रिक फॉर्म AT² 280 लिया है, वे t इज पैरामीटर। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ t, दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस कर्व। हमने पुट किया तो y के प्लेस पे तो 280 पुट किया, और x के प्लेस पे AT² पुट किया। तो देखो ऑलवेज LHS = RHS आ रहा है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मीनिंग समझ आ रहा है। ऐसे ही x की जगह a cos थीटा और y के प्लेस पे a sin थीटा पुट करेंगे, तो ये वाला पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। सर तो 10,3 है, वो तो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो हमने समीशन से बनाया है, x + y = 11। नहीं, तो उसको क्यों सेटिस्फाई करेगा? बिकॉज हमने जिस लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म बोली है वो तो ये वाली लाइन है, और जो आंसर फाइंड किया है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, अब जैसे अगर हमने इस लाइन पे कोई एक दूसरा पॉइंट, इन दोनों के अलावा कुछ और पॉइंट लिया होता, तो हम उस पॉइंट को 0,11 ले सकते हैं, 1,10 ले सकते हैं, 2,9 ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट फिक्स पॉइंट हैं जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। बट अगर इस लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए, तो हम, अगर हमने y कोऑर्डिनेट को b ले लिया, तो x कोऑर्डिनेट विल बी 11 - b। तो 11 - b, b इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ b। सर लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशंस का हो सकता है पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब उसमें तो कांस्टेंट रहता है ना ये स्लोप। नहीं, ये जो हम बात कर रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन ही तो है। हाँ सर, हाँ सर। और x² and y² = a² वाला एक बार वापस समझाना। Put x = a cos theta and put y = a sin theta। देखो LHS एंड RHS आर ऑलवेज इक्वल, हमें थीटा का कुछ यूज ही नहीं करना पड़ा। तो दैट मींस
this point is satisfying this curve for every value of theta. Okay. तो ये जहां यहाँ पे जो अपन ने एज्यूम किया है, तो ये काइंड ऑफ एक पैरामेट्रिक फॉर्म है, ऑल्दो स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म अपन बिल्कुल एक डिफरेंट उसका पैटर्न है, उसमें डिस्कस करेंगे, बट ये भी एक पैरामेट्रिक फॉर्म ही है, ठीक है सर ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना? हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो फिक्स लाइन गिवन है. देखो जब भी अपन जैसे अपन को कभी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो हम एक डायग्राम बना लेंगे, और ये डायग्राम एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ नहीं कर रहे, जस्ट हमने एक रैंडमली एक फिक्स लाइन बना ली 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. एक पॉइंट बना लिया जो क्वेश्चन ने बोला है 4,1 है. क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है जो गिवन लाइन को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, such that this PQ distance is equal to 11 upon 2 root 2. तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो अब यहाँ पे लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए तुम बताओ कि मेथड क्या होगा. डिस्टेंस फॉर्मूला तो होगा, मतलब एम ये है कि अगर हम सर क्यू को हम लोग सबसे पहले 3y, y मान लेंगे. करेक्ट है, मतलब बिल्कुल सही है. तो हमने ये बोला कि हमें अगर पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. करेक्ट. तो पॉइंट Q हमें चाहिए. पॉइंट Q क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है. तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हम a, 3a ले सकते हैं. और अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन है डिस्टेंस बोली हुई है. डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करोगे तो एक ही आंसर्स आ जाएंगे, 2 आंसर आएंगे इन दिस केस, तो फिर 2 लाइंस आ जाएंगी. तो आगे कैलकुलेशन कर लो, बट एक बार देखो कंप्लीट मेथड क्लियर है कि क्वेश्चन ने लाइन फाइंड करने को बोला था, पी क्यू लाइन. पी ऑलरेडी पता है, तो हमने कहा कि हमें क्यू फाइंड करना है. क्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, तो हमने पॉइंट क्यू को इन टर्म्स ऑफ ए एज्यूम कर लिया. पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू 11/2 रूट 2 सॉल्व कर लेंगे. तो ये आ रहा है 4 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121/8. कैलकुलेशन है. सर Q पॉइंट a, 3a क्यों है? अगर हमने वो ये मतलब जो 3 लाइन a होना चाहिए ना? नहीं, अगर हमने x कोऑर्डिनेट को a लिया तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 3a आ रहा है लाइन में पुट करके. हाँ सर ठीक है, ठीक. ये पता नहीं, मैंने शायद तुम्हें पहले भी बोला होगा कि जेई ने रिसेंट लास्ट 4-5 इयर्स में क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत कराई है.
जब क्वेश्चन टफ नहीं, ज्यादा टफ नहीं बनता, तो फिर वो क्वेश्चन को कैलकुलेशन वाइज लेंथी करते हैं। तो अपन को कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी करनी है, और जब तुम रिवीजन कर रहे हो तो भी, रिवीजन का मतलब होता है कि जैसे हमने मान लो इस क्वेश्चन को रिवाइज करना है, तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट आंसर तक सॉल्व करें, सिर्फ कंसेप्ट का रिवीजन नहीं करना है, कैलकुलेशन का भी रिवीजन करना है। इन दिस केस करना कैलकुलेशन, देखो क्या आ रहा है। सर आपको 3a वो 3x minus y equal to 0 से मिला था। हाँ, हमने x कोऑर्डिनेट को a लिया और पुट कर दिया लाइन में, तो y की वैल्यू 3 आ रही है। सर शायद से +15/8 इज इक्वल टू 0। a के लेकिन 2 आंसर्स आएंगे ना, क्वाड्रेटिक बन रही है तो। अभी ये बन जाएगा 17 into 8। ये 15/4 आ रहा है क्या? सर 15/4 -14 ही नहीं -2a होगा। सर 15/8 होगा। -2a क्यों? यहाँ से माइनस का 8a आया और यहाँ से माइनस का 6a, तो -14 हो गया। सर आपने 4 - a लिया है, तो फिर -1 - 3a लेना होगा ना। पॉइंट तो 4,1 है ना। अच्छा सॉरी, ऐसे कैलकुलेशन किसने नहीं किया अभी तक कैलकुलेशन? सर 1 मिनट। सर 5/4 and 3/20 आ रहा है। ओके, तो पॉइंट Q का अगर हमने a को 5/4 यूज किया, तो y कोऑर्डिनेट इज 3a, दैट इज 15/4। Q डैश बोल देते हैं इसे, कि अगर हमने x कोऑर्डिनेट 3/20 यूज किया, देन y कोऑर्डिनेट इज 9/20। ठीक है, अब मतलब ये चीज अभी माइंड में रखना, बिकॉज मैं भी इसका एक ऑल्टरनेट मेथड डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने में काफी टाइम लगा था अपन को। ऑल्दो क्वेश्चन का कंसेप्ट सिंपल है, बट स्टिल क्वाड्रेटिक का डेटा थोड़ा ऐसा था कि हमने बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन की। अभी भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने अभी तक Q पॉइंट फाइंड किया है और क्वेश्चन ने हमसे PQ लाइन की इक्वेशन पूछी है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। तो हमने बोला था कि Q इज 5/4, 15/4 और Q is 3/20, 9/20. P वाला पॉइंट वाज 4,1। सर सेम ही आएगा। नहीं, सेम तो नहीं आना चाहिए। 3/20 -4, तो 20 - 9 is -11, and this case 88 नहीं, 80 - 3 is 7। स्लोप क्यों निकाल रहे हैं आप? लाइन की इक्वेशन चाहिए ना। हाँ, तो y is equal to mx plus c से करेंगे क्या? नहीं, लाइन की इक्वेशन के लिए हम या तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं, अगर हमें 2 पॉइंट्स पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म इज y - y1 is equal to y2 - y1 upon x2 - x1। हाँ हाँ y, हाँ वो तो स्लोप हो जाती है। ये स्लोप ही हो गया।
तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 एंड यहाँ से y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. Simplify करो, this becomes x plus y equals to 5 and this is x minus 7y is equal to minus 3. ठीक है, तो ये हमने अभी ये वाला पूरा पेज कैलकुलेशन का है. एक बार मैं लास्ट पेज शो कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस PQ लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और पॉइंट Q गिवन लाइन 3x minus y equal to 0 पे लाई कर रहा है such that PQ distance is equal to 11/2√2. तो हमने पॉइंट Q को इस लाइन पे इस वाली फॉर्म में एज्यूम कर लिया. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ए के आंसर्स फाइंड किए. तो यहाँ पे ए में क्वाड्रेटिक बन गई, ए के 2 आंसर्स आ गए. ए के दोनों आंसर्स के करस्पॉन्डिंग क्यू के 2 आंसर्स आ रहे हैं. तो अगर हमने क्यू के 2 आंसर्स फाइंड किए हैं तो फिर हमारे पास लाइन की भी 2 इक्वेशंस आएंगी. तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये 2 आंसर्स आ रहे हैं पीक्यू लाइन की इक्वेशन के. एक बार तो देखो ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्लियर है और दूसरा ये काफी लेंथी सॉल्यूशन हो गया. तो ऐसी सिचुएशन में अपन टाइम कैसे बचा सकते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन अब सॉल्व कर सकते हैं. इसका ऑल्टरनेट मेथड दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन. लेकिन देखो जैसे अपन तुमने मॉडुलस फंक्शन डिस्कस किया पहले, तो मॉडुलस फंक्शन में अगर हमें मॉड को डिफाइन करना आ गया, डिफाइन करने का मतलब मॉडुलस साइन हटाना आ गया, तो हम मॉड के एक्चुअल में सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. लेकिन हमने उसके बाद भी मॉड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. फॉर एग्जांपल कि इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a देन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी. समझ आ रही वाली बात. मॉड ऑफ x इक्वल टू a देन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस a. तो ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज हमने ओनली इसीलिए डिस्कस किए हैं जिससे कि हम मॉडुलस फंक्शन वाले क्वेश्चन में टाइम बचा सकें. बिकॉज जितने ज्यादा मॉड होंगे बेसिक मेथड से डिफाइन करने जाएंगे तो उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा. बिकॉज अगर 3 मॉड हैं तो उसमें 4 केसेस बनाने होंगे. तो जब भी हमें टाइम बचाने के पर्पज से कोई नया पॉइंट डिस्कस करना है तो उसके लिए हमें फिर थोड़े से एफर्ट भी लगाने होंगे. तो यहाँ पे वो एफर्ट क्या है कि हम लाइन का, शायद पॉइंट नंबर 8 है ये, लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं अब एक बार. इसको अप्लाई कैसे करेंगे और समझ कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा अभी. बट लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या. सर इसके पहले वाला पेज दिखा सकते हैं. हाँ सर, एक ओके सेकंड. सर. हाँ सर, एक सेकंड. यस सर, कंटिन्यू. अगर ये बोला जाए कि लाइन की इक्वेशन चाहिए which line that line is passing through point a x1 y1 and inclination of that line is theta, so we can easily say that equation of line is this. ठीक है, हमने अब क्या किया, इस लाइन को इस वाली फॉर्म में लिखा और फिर इस लाइन को इस वाली फॉर्म में लिख दिया. x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा. तो ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन बनाई कैसे, ये क्लियर है ना. लेकिन यहाँ पे सिंस हम बोल रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, तो इसको इक्वल टू r कर दिया. अब ये r क्या चीज है, वेयर r इज अ पैरामीटर.
तो एक बार अपन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जैसे तुमने अब जब इक्वेशन एंड इक्वेशन किया, मतलब कभी रेशियो प्रोपोर्शन के इक्वेशन किए होंगे, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, या तुम लोग बताना आंसर कि इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f, देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a एंड b। बोलो आंसर क्या आएगा? क्या हुआ? ऐसा कोई क्वेश्चन कभी किया नहीं? सर one- 4 इक्वेशन है और 6 वेरिएबल है, कैसे होगा? सब वन आंसर। नहीं, देखो चलो अब मैं एक बार इसकी बात कर लेता हूँ कि जब भी बेसिक रूल क्या होता है कि जब भी हमें इस टाइप में इक्वल वाले फॉर्म में डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, तो सॉल्व करने के लिए हम इन सारे एक्सप्रेशंस को इक्वल टू कुछ के एज्यूम कर लेंगे। तो यहां से हमें a इज इक्वल टू बी इंटू के, c इज इक्वल टू डी इंटू के और e इज इक्वल टू एफ इंटू के मिल जाएगा। ये a, c और e की वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो देखना जब सारा कुछ ये पुट करेंगे तो सारा कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद के स्क्वायर बच रहा है, a के प्लेस पे b इंटू के, c के प्लेस पे d इंटू के, न्यू डिनोमिनेटर जो है उसको बिल्कुल चेंज नहीं किया। समझ आ गया? अभी न्यूमरेटर से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है और जो ब्रैकेट में बचेगा वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, तो ओनली के स्क्वायर बच रहा है। एंड के किसके इक्वल है? के है a अपॉन बी के इक्वल, तो हमारा आंसर a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। एक बार तो देखो ये कंप्लीट सॉल्यूशन अभी क्लियर है क्या? हाँ नहीं कुछ तो बोलो। यस सर। तो यहाँ पे अब रूल क्या है कि जब भी हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस इक्वल समथिंग इक्वल टू सम अदर थिंग इक्वल टू सम अदर थिंग एंड सो ऑन गिवन है, तो हम ये सारे एक्सप्रेशन को कुछ के कांस्टेंट के इक्वल एज्यूम कर लेंगे और फिर इस कंडीशन को यूज करके सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर लेंगे। यही चीज हमने यहाँ पे की है। कैसे कि हमने कहा था कि 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की जो इक्वेशन है वो तो हम 2 पॉइंट फॉर्म में नहीं, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हम y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा टाइम्स x माइनस x1 लिख सकते हैं। हमने साइन थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला पार्ट आ गया। और ये सिंस दोनों a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी वाली फॉर्म में है, तो इनको हमने अब कुछ r के इक्वल जस्ट अज्यूम कर लिया। अब इस r का यूज क्या है? अभी हमने बोला कि r इज अ पैरामीटर, दैट इज कि r कोई सा भी वैल्यू ले सकता है। जैसे इन दिस केस k था, वो कोई सा भी एक नंबर था, तो वैसे यहाँ पे r कोई भी एक नंबर है। हम अभी आगे चेक करेंगे कि इस r का सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन अभी तक जो मैंने यहाँ पे नोट किया है वो क्लियर है कि पॉइंट x1 y1 से पास करने वाली लाइन है और उस लाइन का इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है। तो लाइन की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में ये हो जाएगी। अब इसका मीनिंग क्या? एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज, अगर हमने फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल किया तो देखो x की वैल्यू x1 प्लस आर कॉस थीटा, ऐसे ही सेकेंड एंड थर्ड को इक्वल किया तो y का वैल्यू y1 प्लस आर साइन थीटा आ रहा है। Any point on this line can be taken as p x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta। जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम, उसमें हमने कहा कि any point on this line can be taken as a, 29 minus 2a upon 3। तो ये भी लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म है, यहाँ पे a पैरामीटर है, ये भी लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म है, यहाँ पे r पैरामीटर है। बिकॉज x1 y1
तो गिवन है, हमें नंबर्स की फॉर्म में पता होगा कि x1 2 मान लो लाइन 2,3 से पास कर रही है, तो x1 2 हो जाएगा और y1 3 हो जाएगा। थीटा भी क्वेश्चन बता देगा। तो ओनली इन टर्म्स ऑफ r ये पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे ये वाला पॉइंट इन टर्म्स ऑफ a लिखा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट इन टर्म्स ऑफ r लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा लगेगा कि ये वाला पॉइंट तो बहुत सिंपल सा है, तो हम इतने कॉम्प्लिकेटेड से पॉइंट को यूज ही क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि हमने अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट इस तरह से ले लिया x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा, तो इसका अब यूज ये है कि अब हम अगर एपी डिस्टेंस फाइंड करें, तुम लोग बताना एपी डिस्टेंस कितना आ रहा है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का रूट, यस सर, आर स्क्वायर का रूट, यस। दैट इज इक्वल टू R मॉड ऑफ आर। यहाँ पे आर पैरामीटर है, आर डिस्टेंस नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक फॉर्म में जो हम आर यूज कर रहे हैं, दैट आर इज पैरामीटर, बट एपी डिस्टेंस, तो सिंस डिस्टेंस है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो एपी डिस्टेंस इज मॉड ऑफ आर। और ये जो रिजल्ट आया है, इसकी वजह से ही हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं। अब देखना, अल्टीमेटली सारा कुछ एक साथ मैं कंबाइन कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है, कि एक लाइन है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ए विच इज x1 y1 से पास कर रही है। इस लाइन का इंक्लिनेशन क्वेश्चन है, थीटा बोला हुआ है। अगर हमें इस लाइन पे कोई एक पॉइंट P चाहिए जो पॉइंट A से मॉड ऑफ R डिस्टेंस पे है, तो हम डायरेक्टली पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा यूज कर सकते हैं। गिवन लाइन है, उस पे एक फिक्स पॉइंट भी बता रखा है A, और हमें इस लाइन पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मॉड ऑफ R पे कोई दूसरा पॉइंट P अगर लेना है, तो उस पॉइंट के, जैसे क्वेश्चन ने बोला कि एक लाइन है जो 2,3 से पास कर रही है और इससे 5 यूनिट डिस्टेंस पे इसी लाइन पे पॉइंट P फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट P को कुछ अल्फा बीटा या A भी मान लिया अभी तो। अच्छा, इस लाइन का हमें इंक्लिनेशन भी बता रखा है क्वेश्चन ने, तो या इस वाले पॉइंट को a, b मान लिया। अब हम ये बोल सकते हैं कि b माइनस 3 अपॉन a माइनस 2 इज इक्वल टू tan थीटा, इक्वेशन नंबर 1, एंड a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, थीटा गिवन है, अगर थीटा मान लो π/3 गिवन है, तो ये √3 हो जाएगा। तो 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स a और b सॉल्व करके आ जाएगा। ये मेथड समझ आ गया सर? लेकिन इस मेथड में भी तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो फिर लाइक उसका पॉइंट क्या था? वो मतलब लेंथी मेथड नहीं होने का पिछले क्वेश्चन में। ये वाला मेथड वही मेथड है जो हमने अभी वो 11/2 वाले क्वेश्चन में किया था। हाँ, ठीक है, तो ये जनरली कैलकुलेशन वाइज लेंथी ही हो जाता है। अगेन एक और पॉइंट यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं कि सिंस यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसका मतलब कि 2 आंसर्स आएंगे पॉइंट के। वो 2 आंसर्स क्यों आ रहे हैं कि अगर एक पॉइंट 5 यूनिट डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो एक पॉइंट इस डायरेक्शन में भी तो पॉसिबल है, ठीक है। अब ये जो हमने पूरी कैलकुलेशन की है, इसको हम जो हमने अभी पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस किया, उसकी हेल्प से डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट P विल बी इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। मैंने भी r को पुट नहीं किया, लेकिन r की जगह हम क्या पुट करेंगे, +-5। +-5 क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ r इज इक्वल टू 5 है, तो r का आंसर तो +-5 आ रहा है। तो अगर हमने r की जगह एक बार +5 पुट किया, तो एक आंसर तो ये आ जाएगा, और सेकंड आंसर 2 - 5 अपॉन 2 3 + 5। मतलब 5 इस डायरेक्शन में हो सकता है या उस डायरेक्शन में हो सकता है, या -5 इस डायरेक्शन में हो सकता है उस डायरेक्शन। हाँ, मतलब हम अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव वाला मान रहे हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस को हम काइंड ऑफ 5 ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम डिस्टेंस को -5 ले रहे हैं, मतलब मीनिंग काइंड ऑफ ये हो गया। बट हमने कहा कि ये पूरी कैलकुलेशन हम
हार्डली सर दोनों -5 या दोनों +5 भी तो हो सकता है कि अगर वो कम्प्लीटली नेगेटिव लेंगे, नहीं, एक को पॉजिटिव लेंगे ना, ऑपोजिट जस्ट हाँ, जस्ट हमने अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमने +-5 बोला है, अदरवाइज डिस्टेंस में कोई प्लस माइनस साइन का मीनिंग नहीं है। हम तो बस ये बोल रहे हैं कि मैथमेटिकल टर्म्स में कि अगर एक आंसर हमें +5 से मिलेगा तो दूसरा आंसर हमें -5 से मिलेगा। तो अभी जो लास्ट पेज था उसमें दो डिफरेंट पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट की जो पैरामेट्रिक फॉर्म है लाइन का वो है क्या है, तो वो पॉइंट स्लो फॉर्म ही, बिकॉज क्वेश्चन ने जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है और इंक्लिनेशन का मतलब स्लोप दे रखा है। लेकिन हमने इस लाइन की इक्वेशन में साइन और कॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह से लिखा कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r, वेयर r इज सम पैरामीटर। फिर फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करके x का वैल्यू x1 प्लस r कॉस थीटा आ रहा है और y का वैल्यू y1 प्लस r sin थीटा आ रहा है। तो ये एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। वेरिएबल क्यों है? बिकॉज यहाँ पे x1 y1 और थीटा तो फिक्स्ड है बट r वेरी कर रहा है। तो r सर की यहाँ पे डिफरेंट x और y भी तो मतलब एक कांस्टेंट पॉइंट, मतलब p का कोऑर्डिनेट्स है x और y, मतलब हाँ, तो वो तो वेरिएबल हो गए ना। x और y को हम लोग जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि वो इक्वेशन हम लोग x और y के टर्म में कैसे लिख सकते हैं अगर x और y p के कोऑर्डिनेट्स हो गए तो? जो हम ये लिखते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये कोई लाइन है तो ये हाँ वेरिएबल एक्स वाई की टर्म में लाइन है। हम बोल रहे हैं कि इस हाँ लाइन सर, पे अगर तुम हाँ सर, यस सर, समझ। ठीक है, अब हमने ये पैरामेट्रिक फॉर्म में यहाँ पे ये पॉइंट लिख लिया। अब हमने कहा कि इसमें इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमने जब चेक किया तो एपी डिस्टेंस सॉल्व होने के बाद मॉड ऑफ आर आ रहा है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया कि जब भी हमें एक गिवन लाइन पे, ये गिवन लाइन है, गिवन पॉइंट से ये फिक्स पॉइंट है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक दूसरे पॉइंट की कुछ बात करनी है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है पी पॉइंट से रिलेटेड, तो हम लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। गिवन लाइन के गिवन पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सम अदर पॉइंट वी हैव टू यूज, तो फिर हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। और जो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था वो वाला क्वेश्चन अपन वापस से एक बार नोट कर लेते हैं। वही क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये लास्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन ये लिखा था कि 4,1 से पास करने वाली उस लाइन की इक्वेशन चाहिए, और अब तुम्हें क्लियर ये कि हमें ये वाले लाइन रिक्वायर्ड है। तो अब इस लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे यूज करेंगे, उसके लिए इस लाइन का इंक्लिनेशन हमने थीटा एज्यूम कर लिया, पॉइंट पी क्वेश्चन ने 4,1 बता रखा है और ये डिस्टेंस भी क्वेश्चन ने फिक्स कर रखी है, और पॉइंट क्यू चाहिए, तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे। ये वाली बात समझ आ रही है? सर लेकिन उस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू तो नहीं है। नहीं, थीटा तो अपन ने भी एज्यूम किया है, थीटा में नहीं पता है क्या है। अगर थीटा मिल जाएगा तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी ना, तो हम अपने लिए हमें थीटा ही फाइंड करना है। बट मैंने बोला कि पैरामेट्रिक फॉर्म कब यूज करना है पहले तो ये समझ आना चाहिए। तो हमने उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि एक लाइन है, उस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट गिवन है, इस फिक्स पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई दूसरे पॉइंट का यूज करना है। तो फिक्स पॉइंट से जो पर्टिकुलर डिस्टेंस क्वेश्चन ने बोल रखा है वो 11/2√2 है, तो हमें लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करना है। कैसे करना है कि हम अब पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स को 4 प्लस आर कॉस थीटा, 1 प्लस आर साइन थीटा एज्यूम कर सकते हैं, वेयर r इज इक्वल टू प्लस माइनस 11/2√2। ये बाद में यूज कर लेंगे r की वैल्यू, बट हम पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स को 4 प्लस आर कॉस थीटा,
1 प्लस आर साइन थीटा यूज कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ आ गई? यस सर। ट्वेल्व माइनस 1 11। ये सारा कुछ कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ मैं बस, कि हमने इस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट किया और फिर सबसे लास्ट स्टेप में जाके मैंने आर की वैल्यू को भी रिप्लेस कर दिया। तो देखना यहाँ तक की कैलकुलेशन वाला पार्ट क्लियर है। अब हमें सिंस थीटा चाहिए और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई है अपने पास, इसको सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग किया तो दिस बिकम्स 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 8। इस पर्टिकुलर केस में स्क्वायरिंग करना अलाउड है और इन जनरल स्क्वायरिंग करना अलाउड नहीं होता है। ये वाली बात समझ आती है? अगर तुमसे ये बोला जाए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू -2 और हम इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके सॉल्व करें तो वो मेथड रॉन्ग है। इनफैक्ट मैं ट्रिग्नोमेट्रिक अगर ये बोल दूं कि x इक्वल टू 2 कोई इक्वेशन है और हमने इस x इक्वल टू 2 इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2, ठीक है, यानी कि ओनली एक ही आंसर आ रहा है 2। लेकिन अगर हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो +-2 आंसर आ जाएगा। और जो सर हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं ना। अगर x इक्वल टू -2 इक्वेशन है तो इसका आंसर x इक्वल टू -2 आ रहा है, हमने स्क्वायरिंग कर दी तो फिर +-2 आएगा। तो जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं और बोथ साइड पॉजिटिव क्वांटिटीज नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आता है। अगर बोथ साइड पॉजिटिव क्वांटिटीज, जैसे ये इक्वेशन होती तो अभी ये हमें पता है कि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता और 2 तो पॉजिटिव ही है, तो फिर स्क्वायरिंग करना अलाउड है। ठीक है, अगर इक्वेशन या इन इक्वेशन में बोथ साइड पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो स्क्वायरिंग करना अलाउड है। लेकिन अगर इस टाइप का केस है तो हमने कहा कि 2 तो चलो पॉजिटिव है लेकिन हमें नहीं पता कि x, क्योंकि x वेरिएबल है तो ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलेगा और जो कि इस तरह से आ रहा है। तो इन जनरल हमें स्क्वायरिंग अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इक्वेशन इस तरह से है कि x इज इक्वल टू +-2 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ये इक्वेशन का मीनिंग हम इस तरह से ले सकते हैं, you already know that if mod of x equal to 2 then x equal to +-2, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर हमने मीनिंग ये लिया तो फिर इसकी स्क्वायरिंग कर दी क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटीज थी। तो लास्ट में यही हो रहा था कि यहाँ पे समथिंग इज इक्वल टू +-2√2 आ रहा है तो हम स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर सकते हैं और अभी हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं आएगा। जो भी आंसर आएगा वो ऑल आंसर्स एक्सेप्टेबल आंसर्स होंगे। इस इक्वेशन को अब फर्दर सॉल्व करने के लिए बताना मेथड क्या है। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लिया तुमने। सर cos स्क्वायर थीटा नहीं, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे सर। cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट मेथड है। और यहाँ पे इसका एक तो जो ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा है वो मेथड यही पढ़ा है, बट यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा यूज भी है कि अगर हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो कंप्लीट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ tan थीटा आ जाएगी और tan थीटा से हमें डायरेक्टली स्लोप मिल जाएगा। tan थीटा तो होता है स्लोप। tan square theta minus 6 tan theta is equal to 8. सर कंप्लीट इक्वेशन कैसे आ जाएगी साइन थीटा के टर्म्स में? अब cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने जो लिखा है वो देखना, वो समझ आ गया क्या? सर आपने जो बोला कि कंप्लीट इक्वेशन साइन थीटा पे आ जाएगी, मेरे को समझ नहीं आया। कंप्लीट थीटा tan थीटा में आ जाएगी।
अच्छा tan थीटा, ठीक है, यस। ठीक है, तो ये बन रहा है 7m² माइनस प्लस 6m और ये 8 माइनस 9 1 इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स क्या बन रहा है, 7m माइनस 1 m प्लस 1। ठीक है, m का वैल्यू 1/7 और m का वैल्यू -1। एक बार देखना, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे जो हमने भी ये सेकंड अप्रोच लिया, मतलब ये मेथड 2 जो लिया है, इसमें हमने क्या किया कि लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म यूज की है। तो लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करने के लिए हमने PQ लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म लिया है। तो Q पॉइंट को 4 + r cos थीटा, 1 + r sin थीटा बोला, वेयर r इज इक्वल टू +/11/2√2। क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन 3x - y इज इक्वल टू 0। पुट किया इन टर्म्स ऑफ थीटा, इक्वेशन बनी। उस थीटा वाली इक्वेशन को सॉल्व करके हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड कर ली। पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन, ये वाला पॉइंट और ये वाले स्लोप्स यूज करके लाइन का आंसर y - 1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x - 4 एंड y - 1 इज इक्वल टू 1/7 टाइम्स x - 4, ये आ जाएंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को भी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं इसका एक बार नेक्स्ट पेज पे सर बोलो बोलो। वो y माइनस वो मुझे समझा। अच्छा हाँ सर, यस यस समझ। अब एक बार देखो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में इस पेज पे जो लिखा है सारा कुछ क्लियर है। लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट आ रहा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और हमें कौन से क्वेश्चन में पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करना चाहिए, ये 3 पार्ट्स हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लाइन का ये जो लिखा हुआ है। सर मुझे ऑनेस्टली फर्स्ट मेथड ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा, उसमें नहीं वो प्रॉब्ली तो थोड़े से ज्यादा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन, अरे ये तो तुम क्या है कि अपन ने अभी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात की है, लेकिन अगर अपन और भी अभी मैं जैसे क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा कि मेथड 1 लगाने जाएंगे तब तो फिर बहुत ज्यादा ही लेंथी हो जाता है कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो पहले तो ये देख लो कि लाइन का जो पैरामेट्रिक फॉर्म है इसमें ये वाला पेज जो है वो क्लियर है। सेकंड पेज जो हमने कहा कि एप्लीकेशन क्या, कि इस तरह से यूज कब करना है कि जब भी एक पर्टिकुलर लाइन के गिवन पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे दूसरे पॉइंट का यूज करना है, तो उस केस में हमें लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना है, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। अब एक तो इसका सिंपल एग्जांपल लिखते हैं एक बार। सिंपल एग्जांपल क्या, कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन x + y equal to 5 which is at a distance of, this is last question, distance of 3√2 from point 2, 3। मेथड 1 तो है अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज ना करें कि लेट द पॉइंट बी, जिसको क्वेश्चन ने फाइंड करने को बोला है, एक अल्फा, बीटा, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं लेट द पॉइंट बी a, 5 - a। समझ आता है क्योंकि पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला है, इसको मैंने p बोल दिया, और क्वेश्चन ने एक पॉइंट दे रखा है 2, 3। तो pa डिस्टेंस दैट इज a - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - a - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 होल स्क्वायर। वही क्वाड्रेटिक बन जाएगी, a के 2 आंसर आ जाएंगे, p के 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो मेथड 1 है। मेथड 2, अगर हम लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करें
तो लाइन का इंक्लिनेशन -π/4 हो रहा है, π/4 आ रहा है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एक बार देखो दोनों मेथड्स, और ऑल्दो इन दिस केस डेटा मैंने सिंपल दिया था, तो मेथड 1 भी सिंपल ही हो रहा है वैसे तो, बट सेकंड मेथड समझ आ गया क्या? ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो अभी अपन ने जो आज डिस्कस किया है, हमने आज थ्योरेटिकली तो ओनली पैरामेट्रिक फॉर्म ही पढ़ा है और तो सारे क्वेश्चंस ही किए हैं। तो एक बार देखना कि आज की क्लास में कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है, कोई डाउट है? तो इसमें इंक्लिनेशन आपको डायरेक्टली कैसे आया मेथड 2 में? लाइन का स्लोप कितना है? अच्छा, ओके। एनी अदर डाउट? हमने लाइन के, हाँ लाइन का स्लोप आपने वो फॉर्मूला से निकाला क्या? अभी तक तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ना। हाँ और सर। मतलब हम यूज तो यही कर रहे हैं कि ax + by + c = 0 लाइन का स्लोप इज -a/b, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यस सर। स्लोप इन दिस केस -1, पर इंक्लिनेशन -1 की हेल्प से -π/4 ले लिया। पैरामेट्रिक फॉर्म x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा यूज कर ली। नहीं, अभी अपनी कल भी क्लास है, तो अभी अपना आज भी कोई बहुत ज्यादा पोर्शन कवर नहीं हुआ है, होमवर्क वही है। कल जो क्लास होगी उसके बाद मैं होमवर्क बता दूंगा। सर और इस क्वेश्चन में अगर इक्वेशन मांगता तो? हमने अगर पॉइंट फाइंड कर लिया तो वही है कैलकुलेशन, कि ये वाला पॉइंट हमें पीए मिल गया। हाँ। नहीं, इक्वेशन तो कैसे मांग सकता है इस क्वेश्चन में? क्योंकि इक्वेशन क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि ऐसी सिचुएशन है, तो कौन सी लाइन की इक्वेशन पूछेगा? एपी तो क्वेश्चन नहीं बता रखी है इक्वेशन। यस। पिछले क्वेश्चन में जो पॉइंट था वो लाइक दूसरे लाइन में था। हाँ, पिछले क्वेश्चन में अलग था कि इस वाले लाइन पॉइंट 4,1 लाई कर रहा है, और इस लाइन की इक्वेशन 3x - y = 0 है, और ये डिस्टेंस 5 जो 11/2 था वो था। तो क्वेश्चन है इस लाइन की इक्वेशन पूछी है। यस सर, समझ। ठीक है, तो चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। अभी हम पैरामेट्रिक फॉर्म के 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद एंगल बिटवीन लाइंस की बात करेंगे। होमवर्क अभी सेम है। सर चैप्टर कितने लेक्चर्स में हो जाएगा? सिंस अपना लेक्चर जो है वो 1 hour 30 minutes का ही हो रहा है, तो आई थिंक अराउंड 10 लेक्चर्स लगेंगे टोटल। आज 4th क्लास है, तो 6 मोर क्लासेस। सर लास्ट पेज दिखा सकते हैं? तो बाकी चैप्टर्स से थियोरेटिकली लंबा है कि नॉर्मल है? स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा लेंथी है, और तो चैप्टर्स सर्कल्स जो है वो इससे सिंपल है,
स्ट्रेट लाइन से, और सर्कल्स अगर प्रॉपर समझ आ जाता है तो फिर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन के तीनों पार्ट्स भी रिलेटिवली सिंपल ही है, ऑल्दो लेंथी है बट सिंपल है। कोनिक सेक्शन के तीनों पार्ट्स के अलग चैप्टर होंगे लाइक मॉड्यूल में भी? मॉड्यूल कि- में तो आई थिंक डिफरेंट गिवन है तुम्हारे, लेकिन अपन पैराबोला सेपरेटली पढ़ेंगे और एलिप्स एंड हाइपरबोला एक साथ डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो कंसेप्ट सर्कल्स में है वो 70-80% कंसेप्ट सेम पैराबोला में है और एग्जैक्टली सेम ही एलिप्स एंड हाइपरबोला में है। तो पैराबोला को अलग से डिस्कस करेंगे और फिर एलिप्स एंड हाइपरबोला को अलग से एक साथ डिस्कस करेंगे। सर तो वो सारे चैप्टर्स आप ही पढ़ाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली, अभी तो कंफर्म नहीं है। सर वो कैलकुलस वाला पार्ट मतलब 12th में स्टार्ट होता है कि 11th में ही हो जाता है? डिपेंड करता है कि 11th में ही होता है ना सर, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, मतलब एकदम जैसे अगर स्टार्ट टाइम जैसे कई बार बैच अगर जल्दी शुरू हो गया तो उसके पास टाइम रहता है तो 11th में शुरू कर देते हैं। कुछ बैचेस जो लेट शुरू होते हैं वो उनके लिए 12th में शुरू करते हैं। जो तुम्हारा एनसीईआरटी है उसमें कैलकुलस का कोई बहुत ज्यादा यूज है नहीं 11th में, मेन पोर्शन 12th में ही है, तो 12th में भी पढ़ सकते हैं, बट अगर टाइम है तो 11th में भी पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि अभी क्लास 11th में तो क्लास 12th के चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे इसमें, जैसे अभी रे ऑप्टिक्स हमारा कंप्लीट होने वाला है। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा भी ये पीएनसी कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आई थिंक उस वाले ट्रैक में फंक्शन शुरू कर देंगे। हाँ वो तो सर, क्लास ये 11th बोल का रहे थे chapter कि है मोस्ट सर। प्रोबेबली वैसा ही होगा। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा इस वाले ट्रैक में चलता रहेगा। तो पीएनसी के बाद प्रोबेबिलिटी करेंगे बोला था सर ने। अच्छा हाँ, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के बाद फिर फंक्शन कर लेंगे शुरू। सर दूसरे लैब बैचेस में तो इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस भी कंप्लीट हो गए, मतलब फंक्शंस वाला कंप्लीट हो गया। नहीं, सारे बैचेस में नहीं हुआ, कुछ बैचेस में अभी हुआ है। सर यूनिट 1 में तो हो गया। सर जेई के सिलेबस में हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है क्या? नहीं, कॉस, हाइपरबोलिक, एक्स, साइन, ये वाले जेई के सिलेबस में नहीं है। तो चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी होमवर्क सेम है, ठीक है? ओके सर। ओके, बाय। Yes, sir.